इस्लामी यूनिट नहीं चाहिए, सब सूबा अलग चाहिए। फर्स्ट सराइकी बैंक इतना जितने भी तुसा बैठे हुए वो थोड़ा थोड़ा कैपिटल की खते सन बैंक की। सराइकी सूबा है ऐसा बनाना है इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। आज आपका तारुफ अपने ही मुल्क से कराते हैं। कराची में अमन अमान की हालत यह है कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का लियारी में तोपे नस्त हैं और गोलाबारी रोज का मामूल है। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर में भत्ताखोरी, सड़क पर लुट जाना, गाड़ी का छिन जाना, हत्ता कि किसी अंधी गोली का शिकार होकर जान हार जाना कोई खबर ही नहीं। इस शहर में गवर्नेंस के नाम पर लाकानूनियत का बाजार गर्म है, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है क्योंकि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी शरीक हुकूमत है। सो कुछ करने की जरूरत अभी महसूस नहीं की जाती, इसलिए रहमान मलिक ही काफी हैं। कंपनी की मशहूरी के लिए कभी कभार महाजर सूबे के चंद बैनर्स, फिर सिंध असेंबली में एक मुजम्मती करारदाद और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अंदरूने सिंध में सैलाब और बारिशों के सताए और डाकुओं से बेजार एक दुनिया आबाद है और हुकूमत सिंध का बाकी कचूमर छोटे छोटे तालिब इल्मों ने निकाल दिया है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, वहाँ हर रोज हुकूमती रिट की आबरू कमरा इम्तिहान में तुलबा बूटी के जरिए मिट्टी में मिला देते हैं। गिलगित बल्दिस्तान में शिया सुन्नी की एक जंग छिड़ी है और वहाँ के अवाम अलमान अलवाम की सदाएं दे रहे हैं। पंजाब में पुलिस कहीं अवाम को मार रही है तो कहीं खुद इनसे पिट रही है, जबकि पंजाब में एक तहसील ऐसी भी है कि जहां एक इश्तिहारी ने अपने गांव को पुलिस के लिए नो गो एरिया बना रखा है और ये अकेला एक इश्तिहारी पूरे पंजाब की पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। बलोचिस्तान से उठने वाली आहें अदलिया का दिल दहला रही हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो खालिस अपनी ही हुकूमत है और अपनी असेंबली के जिसके हर मेंबर पर वजारत का हुमा बैठा चहचहा रहा है, उसको क्या जरूरत कुछ करने की। सूबा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार है, अगवा बराए तावान रोजमर्रा में शामिल है। आज जो आदमी इंसान जो हैं वो घर में महफूज नहीं और ना ही जेल में कैद मुजरिम महफूज हैं, ये भी आपको कहानी सुनाएंगे। यहाँ अवामी नेशनल पार्टी इक़्तिदार के गुलिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाहों में बाहें डाले चहलकदमी कर रही है, लिहाजा इस सूबे में हजारा वाले अगर अपने सूबे का तकाजा करते हैं तो आवाज इस्लामाबाद के कानों तक पहुंचती थोड़ी कम है, बल्कि बहुत सिरे से पहुंचती ही नहीं। आगे वफाकी बंदोबस्ती इलाकों की दास्ताने होशरुबा है, ये भी मुलायजा कीजिए। कुरम एजेंसी का इलाका पारा चिनार वहां के शहरियों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। जब तक स्क्वाड ना मिले गाड़ियों के काफले चल नहीं पाते। कत्लो गारतगिरी आम है। रियासत का ये ख्याल है कि ये किया धरा सारा का सारा तालिबान का है। हशर मुलायजा हो कि पारा चिनार में पाकिस्तानियों की पहुंच नामुमकिन के करीब और अफगानिस्तान के जरिए रसाई कमाल की। स्वात चलते हैं। स्वात में ऑपरेशन मुकम्मल हुए जमाना अबीद किया है, मगर इंतजामात सिविल अथॉरिटी के सपोर्ट इसलिए नहीं किए जा सके कि वो इसकी अहल साबित नहीं हो पा रही, सो कॉल्ड रीजन। और इतवार को तो हद ही हो गई, यानी कि कल की बात। 200 के करीब तालिबान 30 से 50 गाड़ियों पर बन्नू जेल पर हमला आवर हुए और 400 के करीब कैदियों को आजाद करवा कर ले गए। पूरे मुल्क के अमन व अमान का नक्शा और बन्नू का ये सानेहा साफ साफ बता रहा है कि या तो हम अफगानिस्तान जैसी रियासत हैं या फिर कोई बनाना रिपब्लिक। और इस बनाना रिपब्लिक के वजीरों और सदरों का हाल भी देख लीजिए एक दफा। इन हालात में वो बहस कर रहे हैं कि एक नया सूबा बनना चाहिए। एक तरफ रियासत खाक में बंधन चटक रही है और दूसरी तरफ रियासत के सरबरा मुंतशिर कौम को मजीद मुंतशिर करने के लिए सराइकी सूबे और सराइकी बैंक का सियासी हथियार इस्तेमाल फरमा रहे हैं ताकि कुर्सी जो मिली है वो आगे भी बची रहे। ऐसे हालात में जब अमेरिका खित्ते में अपने मुफादात का नए सिरे से तयन करके बिसात बिछा रहा है, कहने वाले ये भी कह रहे हैं और तज्जिया दे रहे हैं कि नई अमरीकी बिसात में फिरकावारियत अमेरिका का नया और कदरे आज़मूदा हथियार होगा इस दफा भी। तो सवाल ये है कि इससे हम निपटेंगे आखिर कैसे, क्योंकि हमारी क़यादत इक़्तिदार को दवाम देने के लिए सियासी हथियारों की तजारत कर रही है और ये करती चली जाएगी जब तक बकौल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अगर ये उनकी टर्म का आखिरी काम हुआ, सो बी इट।
We're going to take a very short break. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। ब्रेक को जाने से पहले आपको एक आपके मुल्क से आपको मिलवाया था, दिखाया ये था कि इस मुल्क में हर शहर में क्या हो रहा है, किस तरह की लाकानूनियत है, किस तरह की लैक ऑफ गवर्नेंस है, मगर फिर भी सियासी हथियार के तौर पे ले लीजिए, इलेक्शन डेस्परेशन ले लीजिए, अब्दुल कादिर गिलानी का शौक वजारत आलिया ले लीजिए, सराइकी सूबे से पीपल्स पार्टी की क़यादत हटती नहीं नजर आ रही। ऐसा आखिर क्यों है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ आज दे रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ANP के, और फैसल सब्जवारी साहब MQM के प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर यूथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं आप ही से शुरू करूंगी। आयतुल्लाह साहब, मुझे ये बताइए कि ये सराइकी सूबे का भी नारा लगाना क्या जस्टिफाइड है? लोग कह रहे हैं कि आप लसानियत को आपकी जमात जो है हवा दे रही है। लोग ये भी कह रहे हैं अब्दुल कादिर गिलानी का शौक वजारत आलिया ही नहीं खत्म हो रहा। लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि एक डेस्परेशन इलेक्शन टैक्टिक है, और अमनो अमान के हवाले से भी आप देख रहे हैं हालत क्या है पूरे मुल्क में, तो आप इसे किस तरह जस्टिफाई करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेहर। बात यह है कि अगर हम लोग पीपल्स पार्टी वाले किसी भी कार्य खैर में अगर हम लोगों ने अपने दौर में कदम बढ़ाया तो उसको आप पीपल्स पार्टी के उस नुक्ते के हवाले से न पहचाने कि हम कोई मुखालफत या कोई ज़्यादती कर रहे हैं किसी के साथ, बल्कि उस इलाके की ज़रूरियात को, जो उसके ज़रूरियात पूरे करने के लिए अगर हमने कोई पहल की है, और ये पहल मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को बहुत पहले भी कर लेना चाहिए था जब मुतालबात हुए हैं किसी भी इलाके के। 4 साल पहले क्यों नहीं, यही तो सवाल है। देखिए 4 साल में आप अपना एक घंटा और एक दिन हमारी नोट करें तो उसमें मुकम्मल तौर पर हमने आइन साजी और कानून साजी को इस पोजीशन में पहुंचा दिया है कि आज हम इस नुक्ते पर बैठ करके बात करने के काबिल हो गए। इससे पहले हम इस पोजीशन पर आपको अभी लगता है कि आप काबिल हैं इस नुक्ते पे बात करने के? नए सूबों के क़याम के हवाले से आप काबिल हैं? अल्लाह के फजल करम से तमाम इत्यादि दोस्तों को साथ ले करके, सबके बाहम मशावरत के साथ हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि वो हम एक दूसरे के बात को अब समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं। ओके, पहले मगर अवाम समझने से कासिर है, आप ये समझ रहे हैं? क्योंकि अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। देखिए फर्ज कीजिए कि अगर सराइकी बेल्ट में और सराइकी बोलने वाले साथी अगर यकजा उनके मुतालिक एक मुतालबा उनका जो कबूल हुआ है, हो चुका है, तो और एक बात दूसरी, अगर KPK के साथी जो सूबा सरहद के नाम से पहचाने जाते थे, अगर वो कबूल हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा का नाम रखा है, तो जाहिद खान साहब जो बैठे हैं वो भी खुश होंगे। और अगर कोई हज़ारा के मुतालिक भी कोई बात आ जाती, किसी भी नुक्ते में किसी भी जगह से मुतालिक बात भी आ जाएगी ना, हम उसको कबूल करने को तैयार हैं। इवन हज़ारा वाल की तो आवाज़ नहीं आती, महसूस ये हो रहा है, क्योंकि हज़ारा वालों के हवाले से पीपल्स पार्टी का कोई, किसी भी इलाके से, किसी भी सूबे से, किसी भी पोजीशन पर अगर कोई बात आ जाती है जिसको जेन्युइन तरीके से सपोर्ट, तो फिर ये बात क्यों नहीं करती आपकी क़यादत? अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए सिद्दीकुल फारूक साहब, आप दुरानी साहब की बात सुनी कि आप इत्तफाक करते हैं कि ये इस काबिल हो चुके हैं आज? क्या मुल्क के हालात ऐसे हैं, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं, अब जो है गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, इट्स नॉट इवन गवर्नेंस, वज़ीर आज़म कह चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे नहीं बनाने हमें बस सराइकिस्तान चाहिए। मुजफ्फरगढ़ में नारा लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत बातें की हैं, और मैं लेकिन ये कहूँगा कि जिन जराइम का और जिन हालात का आप जिक्र कर रही हैं, जब वज़ीर आज़म खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत के इर्तिकाब का ऐलान करेगा, जब सदर मुमलिकत अपने स्विस बैंक अकाउंट को तहफ़्फ़ुज़ देगा, जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा ऐसे सीरियस इल्ज़ामात उन पर आएंगे, जब तीनों इक़्तिदार में जो जमातें हैं सूबा सिंध में, वो टारगेट किलिंग में, वो भत्ताखोरी में, वो लैंड माफिया, वो सब लोगों को पता होगा कि यही कर रहे हैं। जब लोगों के बैंक अकाउंट्स भर रहे होंगे हुक्मरानों के और लोगों की जेबें खाली होंगी, तो फिर महर एक आम आदमी क्यों नहीं जुर्म का इर्तिकाब करेगा? क्योंकि द स्नो मेल्ट्स फ्रॉम द टॉप। आमालुकुम जो है ना, अब उम्मालुकुम, यानी एक तरफ यह है कि आपके अमाल आपके, और दूसरी तरफ यह है कि अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, लोग जो हैं वो अपने बादशाहों, अपने सरदारों, अपने हुक्मरानों के दीन पर चलेंगे। जब हुक्मरानों का दीन लूट मार, करप्शन, टारगेट किलिंग होगा, अदालतें जो हैं वो कैद होंगी और ये लोग आज़ाद होंगे, मुजरिम जो है होगा। ओके, मगर आप ये भी कहना चाह रहे हैं क्या कि ये हुक्मरान नहीं बादशाह हैं सारे? ये बादशाहों वाले रवैये हैं, यानी
जहां सदर मुमलिकत जो इत्तेफाक जो है वो कौमी इत्तेफाक राय की अलामत हो, वो सियासत करे जाके, जहां का वज़ीर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है जिसका काम आइन पर अमल दरामद हो वो उसकी वायलेशन करे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, नंबर्स तो उनके पास पूरे हो जाएंगे। इससे पहले मैं इत्तेहादियों के पास भी जाऊं, इत्तेहादी तो हामी भर चुके हैं। मैं जल्दी से दूसरी बात ये अर्ज करूंगा कि दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई है सूबों के, क्या ये इस काबिल हो गए हैं? क्या ये इस काबिल हो गए हैं कि लोगों को दो वक्त की रोटी दे सकें? क्या ये इस काबिल हो गए हैं कि यहाँ आग लगी हुई है, जो आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान में आग लगी है, गिलगित बल्तिस्तान में आग लगी है, हर तरफ आग ही आग है क्या? और जो वज़ीर आज़म 3.5 साल के बाद ये कहे कि अब हम तरजीहात तब्दील करने वाले हैं, वो इस काबिल हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक अब ये अलग बात है कि सूबों का क़याम अगर आइन की हुदूद में, आइनी दायरा कार में रहते हुए, अवाम के मसाइल को सामने रखते हुए, इंतज़ामी बुनियादों पर, किसी लिसानी, किसी नस्ली तासुब की बुनियाद पर यह आइन इजाज़त ही नहीं देता। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे बनने हैं तो फिर जो उसका तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आए। आप कहें सराइकिस्तान चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है आप लिसानियत को फ़रोग़ दे रहे हैं, आप तासुब को फ़रोग़ दे रहे हैं, यानी ऊपर की सतह से तासुब को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो फिर नीचे क्या हाल रहेगा? इसका मतलब यह है कि ये इस आईने पाकिस्तान से और इस मुल्क के मफादात से गद्दारी का इर्तिकाब कर रहे हैं। जी फैसल साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उसी यही सवाल कि क्या आप भी इस काबिल हो गए हैं, क्योंकि आप भी करारदाद लाए हजारावाल और फाटा सूबों के हक में, मगर हम ये जानते हैं कि तब भी पीपल्स पार्टी ने आपको मनाने की कोशिश की। वजीर आजम ने यह भी कहा कि आप सारे मामले को बिगाड़ने में इस्तेमाल हो रही है MQM, मुतनब्बे भी आपको किया, मगर आप फिर भी नहीं रुके। अभी क्या आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, क्या ये इखलाकी जवाब रखती है हुकूमत के सारे इशूज को छोड़ के अब कह के नई प्रायोरिटी हमारी नए सूबों का क़याम है? महर, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कानून साजी प्रपोज़ करें कहीं पर सूबे बनाने के लिए, तो उससे आपकी गर्ज़ ये है कि हुकूमत सारी के सारी चीज़ों को बैक बर्नर पर डाल दे और इसी चीज़ को सुबह शाम लेकर आगे बढ़े। साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे मामलात हुकूमत के चलते हैं, बल्कि चल ही रहे होते हैं सारे डिवीज़न्स में, सारे इदारों में। मेरे ख्याल में वो तो सारे के सारे चल ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमने अपनी सियासी समझबूझ के हवाले से जो चीज़ महसूस की वो हमने जो फोरम है पार्लियामेंट का वहाँ रख दी। मुजव्वज़ा कानून साजी है, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भी चली गई चीज़, वहाँ तमाम जमातों के अरकान मौजूद हैं, उस पर बहस करेंगे, उसको रद्द करेंगे, उसको कबूल करेंगे, उसमें तरमीम पेश करेंगे, जो भी करें वो उन अरकान का हक़ है। और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कौमी असम्बली में आ जाएगी, तो इल्म हो जाएगा सबको कि हमारा जो मुजव्वज़ा कानून साजी का मुसव्वदा है उस पर लोगों के क्या ख्यालात हैं। मैं समझता हूँ कि बहैसियत एक सियासी जमात इतना इस्तेक़ाक़ तो हमारा बनता है कि अगर हम समझें एक इशू के हवाले से तो उसको एक प्रॉपर फोरम के ऊपर उठा लें, बाकी जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट करना चाहे उसके साथ। जी मैं देखें, इंतज़ामी बुनियादों की बात होती है सूबों के हवाले से कि गवर्नेंस बेहतर हो सके, मगर हम ये देख रहे हैं कि इधर इंतज़ामी जो ढांचा है वो तो फेल हो चुका है मुकम्मल तौर पे। और मैं कराची की बात कर लेती हूँ, स्टैट्स आपके सामने है, बल्कि गैलप सर्वे भी ताज़ा तरीन आया है। उधर 46% लोग ये समझते हैं कि सियासी जमातें यानी कि आप, ANP और पीपल्स पार्टी मिलकर कत्ल गारत कर रहे हैं। ये कराची की मिसाल है। क्योंकि सवाल आपके लिए अभी फैसल साहब, क्या आपको लगता है कि अभी जब इंतज़ामी ढांचा ही पूरा फेल हो चुका है तो फिर इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर छोड़ आप लोग अभी भी लसानियत की बात करें? आप MQM भी हमायत करती है सराइकी सूबे की? नहीं, MQM तो सिंध पंजाब में जो मुख्तलिफ वॉइसेस हैं उनको लेकर और उनके सामने इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर एक सूबे की हिमायत कर रही है। जहाँ तक आपने कहा कि जी गैलप सर्वे कह रहा है 46% कह रहा है, मेरे साथ आप चलें मुख्तलिफ इलाकों में तो शायद वहाँ 96% लोग ये समझेंगे। लेकिन वो सर्वे किस तरीके से किया जाए और किन लोगों से किया जाए वो एक अलग बात है। मैं गो कि आपके प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है, मोहतरम सिद्दीकुल फारूक साहब विकेट के चारों तरफ खेल रहे थे तो इन्होंने हम पर भी हाथ लगा दिया। लेकिन मैं सिर्फ ये बतलाता चलूँ कि कराची शहर में एक भी गिरने वाली लाश या एक भी जलने वाली बस का शायद किसी न किसी को, हालांकि ये जुर्म है, किसी को फिर भी इसका मोटिव होगा और किसी को शायद फ़ायदा होता हो। लेकिन जिस तरह शहर कराची के शहरियों को इसका फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान को नुकसान है, इसी तरीके से नहीं, I'm just referring to, because I'm just responding
to your concern which you showed in your question, and let me come back to you کہ اگر ایکیڈمک بات ہو رہی ہے نا, آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو انتظامی ڈھانچہ فیل ہو گیا ہے. میری نظر میں انتظامی ڈھانچے نہیں فیل ہوئے, لوگوں کی نیت اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ پاس یا فیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ یہاں پر دو طریقے ہیں آپ کو انتظامی چیزیں بہتر بنانے کے, یا تو آپ انتظامی تقسیم کیجئے, مزید صوبے بنائیے, یا پھر آپ وہ لوکل گورنمنٹ جس پہ آئین کے آرٹیکل 140A میں وعدہ کیا گیا ہے, اور یہ ساری پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز نے, یہ وہی ایشو ہے جس سے پیپلز پارٹی نے آپ کو 4 سال لٹکا کے رکھا ہے. فیصل صفزاری صاحب, میں زاہد خان صاحب آپ کی جانب مجھے نہیں لٹکا کے رکھا, میں مجھے ایک موقع دے دیجئے نا, میں سب سے بات کرنی ہے جی, ایک موقع دے دیجئے. آپ نے کہا دو سلوشنز ہیں, یا تو ایڈمنسٹریٹو یعنی کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر صوبے بناؤ, یا دوسری ہے لوکل باڈی یعنی گورننس بہتر کرو نیچے تک. آپ نے دو حل بتائے. زاہد خان صاحب, آپ کی جماعت ایک اور حل بتاتی ہے, وہ ہے فوجی حل, یعنی کہ فوجی آپریشن ہو جائے کراچی میں. کیا ابھی تک ہماری قیادت ایک تو ماننے سے انکاری ہے کہ ہمارا انتظامی ڈھانچہ فیل نہیں ہوا, اب تو گورنر بلوچستان بھی کہتے ہیں کہ فوج کو بلوچستان میں بھی آنا ہے. I don't know if that's a joke or not, because چیف منسٹر تو بلوچستان کے کہتے ہیں کہ فوج تو آلریڈی ہے ادھر, سارا کچھ FC کر رہی ہے. تو خان صاحب, مجھے آپ یہ سمجھا دیجئے کہ آپ کے اپنے صوبے کے اندر بھی کیا حالات ہیں انتظامی. آج بنو میں کیا ہوا ہے, کس طرح 400 قیدی جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں آپ کے ناک کے نیچے سے. مہر, آپ تو سرائکی سے شروع ہو کے تو پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے, کہاں کہاں بات پھیلتی گئی ہے. یا تو یہ ہر جگہ جانا پڑے گا, پورے ملک کا ایک ہی حال ہے. خان صاحب کیا کریں, ذرا سن لیں مہر, ذرا مجھے تو بات کرنے دیں نا. آپ یہ سارے باتیں ٹھیک آپ کہہ رہی ہے, لیکن اس کے لیے پھر ایک موضوع ہو جس پہ بات کی جا سکے. آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ جا کے لائنر سچویشن کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کراچی میں چلی جاتی ہیں. نہیں, میں بڑا ڈائریکٹ سوال کر رہی ہوں جناب, کیا گورننس, میں سوال آسان کر دیتی ہوں آپ کے لیے. خان صاحب, سوال آسان کر دیتی ہوں. مجھے سوال بھی سمجھ آیا ہے مہر, سمجھ آ گئی ہے, چلیں جواب دیجئے. مجھے مہر پلیز مجھے بات کرنے دے. آپ نے, میں سمجھ گیا آپ کے سارے گفتگو سمجھ گیا. میں نے صدیق الفاروق صاحب کو بھی سن لیا, میں نے اس کے باچاہت کی بھی بات سن لی. مجھے یہ بھی علم ہے کہ باچاہت میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے, چاہے باقی پارٹی سے ہے وہ بھی شریک ہے. صرف سی بات یہی ہے کہ دیکھیں, سرائکی صوبے کی میں بات کروں, پھر آپ کی اس سوال پہ آتا ہوں. سرائکی صوبہ ہمارے منشور کا حصہ ہے, لیکن کیا جو طریقہ کار ہے آئین کے اندر اس کو ہم فالو کر رہے, اور کیا اس آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی سے, دیکھیں یہ پولیٹیکل سکورنگ کی بات ہو رہی ہے, حقیقت کی طرف کوئی نہیں جا رہا ہے. اگر حقیقت میں کوئی بنانا چاہتا ہے تو صوبے موجود ہے, صوبوں کی اسمبلی موجود ہے, اس صوبوں کی اسمبلی میں جائے, وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد لے کے آئے, پھر پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو سکتی ہے, پھر پارلیمنٹ میں یہ منظور بھی ہو سکتا ہے, پھر صوبہ بھی بن سکتا ہے. لیکن ایسے خالی خولی باتیں کرنے, عوام میں باتیں لے کے جانے, میرے خیال میں یہ کسی کی مفاد میں نہیں ہے. نہ ان لوگوں کے مفاد میں ہے جن کا خواہش ہے صوبہ بننے کا, جن کے ڈیمانڈ ہے ان کے بننے کا, یا ہمارے اپنی خواہش ہے. یہ کسی کی مفاد میں یہ باتیں نہیں ہیں, کیونکہ جب تک آپ اس فورم کو یوز نہیں کریں گے جو آئین نے آپ کو دیا. جی واپس آپ کی جانب ہی آؤں گی. آپ نے اس فورم کی بات کی ہے کہ جس فورم کو MQM سرے سے مٹانا چاہتی ہے, یعنی کہ پروونشل اسمبلی کے تھرو بات نہ ہو, پروونسز کی سیدھا نیشنل اسمبلی میں آئے. مگر ابھی ایشو پھر سے ایک دفعہ بڑا ہے کہ اب واقعی ہم افغانستان کی ریاست سے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں یا بنانا ریپبلک. افغانستان میں بھی پچھلے سال جو ہے طالبان نے 500 سے زائد اپنے ساتھیوں کو رہا کروایا تھا, دہشت گردوں کو ادھر سے رہا کروایا تھا جن کو ادھر مانا جا رہا تھا, مگر 5 مہینے کی اس کے اندر پلاننگ گئی تھی. ہمارے ہاں 100 بندہ آتا ہے اور پھر سے 400 بندے رہا کر کے لے جاتا ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. 3 گھنٹے بعد پولیس وہاں پہنچتی ہے بنو میں. اس کا زاہد خان صاحب ہمیں بتائیں گے ایسا کیوں ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. انڈیا نے ایک ہی زبان بولنے والوں کے 3 صوبے بنائے, پنجاب, ہماچل پردیش اور ہریانہ.
यहाँ बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम जो हैं वो नस्ल परस्ती की सियासत की बुनियाद रख चुके हैं, सदर भी अब मिल चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि तकसीम दर तकसीम इस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। कहीं शिया सुन्नी फसादात हैं, तालिबान की अपनी सोच है और अब इस मुंतशिर कौम को मजीद जो है नस्ल परस्ती के ऊपर, कह लीजिए एथनिक लिंग्विस्टिक्स बेसिस के ऊपर फिर डिवाइड करने की बात छिड़ चुकी है। मैं आपसे बात करी थी खान साहब, पहले ये बता दीजिए कि बन्नू में ये किस तरह हुआ। एक तो अफगानिस्तान में भी 5 महीने लगे थे प्लान करने में, इधर तो चंद लोग आए और देखते ही देखते 400 कैदियों को रिहा करके ले गए। ये किस तरह का निज़ाम है? सही मेहर, मैं उसके जवाब देता हूँ, लेकिन वो मैंने जो सूबाई वाला मामला था वो फाइनल नहीं किया था। आखिर में एक लफ्ज़ में मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, चाहे वो हमारी इत्तेहादी हो, चाहे किसी की भी ख्वाहिश हो, हम किसी भी सूरत में सूबाई असम्बली के हक़ छीनने के इख्तियार किसी को भी नहीं देंगे और इंशाल्लाह इसके भरपूर मुखालिफत करेंगे। और ये इख्तियार सिर्फ सूबाई असम्बलियों के पास है और वहीं रहेंगे। बाकी आपने बात की बन्नू की, वाकई ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और उसमें आप हमारी सिक्योरिटी लैब्स की बात करें या हमारी जिम्मेवारी करें, हम इसको कबूल करते हैं, क्योंकि जो वाक़या हुआ ये बहुत शर्मनाक है और इसमें हमारी एजेंसीज़ के भी फिलर्स है, क्योंकि अगर हमारी एजेंसीज़ की कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ हो और बरवक़्त हो तो शायद ऐसे नौबत ना आए। लेकिन बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ है और ये बहुत अफसोसनाक है। हम उसके लिए जो भी हमारे अभी इंक्वायरी हो रही है और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में हमारे लिए एक रसवाई के सिवा कोई और अच्छा पैगाम नहीं देता है कि हमारे शहर के अंदर जेल के दरवाजे तोड़ के कोई भी अंदर आके और वो कैदियों को लेके जाए। तो ये आप बिल्कुल, जब आपने पहले जिस तरह बात की अफ़गानिस्तान की या वो अफ्रीका में जो ममालिक में हो रहा है, यही सूरत हाल ऐसे ही नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क भी हम उस तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये बातें तो ये तो चलिए आपने एतराफ़ किया इस बात का कि बहुत बड़ी नाकामी है खान साहब, मगर सवाल यही है ना कि ये कोई छोटी बात नहीं। अफगानिस्तान में हुआ, इतना शोर मचा, इंटरनेशनल हेडलाइंस हुई और फिर भी मगर बात को ज़रा टाल दिया गया कि अफगानिस्तान जो है अपना दिफा करने में अभी तक मजबूत नहीं हुआ। पाकिस्तान को हम किस तरह जस्टिफाई करें इस अकरेंस को? बनाना रिपब्लिक है, अफगानिस्तान से गई गुजरी हम रियासत हैं, या हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है? शायद मौलाना फजल रहमान सही कहते हैं कि शायद बाकी हुकूमत नाम की उधर कोई चीज़ नहीं है। इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उधर मार्शल लॉ ही है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि एजेंसियों को बेहतर काम करना चाहिए। जिस तरीके देखिए हमारा जो 30 साल से जो पॉलिसीज़ रही है, गो के ये जो अभी मैंने आपको तो आपने माना भी कि मैंने एतराफ़ कर लिया, लेकिन ये जो हमारे वरिसे में मिले हैं, हुकूमत की ठीक ये स्टेट की जिम्मेवारी होती है और हुकूमतें आती जाती है लेकिन स्टेट रहता है और ये सारी जिम्मेवारी स्टेट की होती है। बदकिस्मती से हमारे जो स्टेट्स का जिस तरीके से एंड रखा गया और ये 35 साल जो पॉलिसी थी जिसके दलदल में हम फंसे हुए, हमारी एजेंसीज भी इसके इतराफ़ कर रहे हैं, हमारे जो इदारे वो भी इतराफ़ कर रहे हैं और वो इस नहज पे गए हैं कि हमें जो अभी आप जिनकी भी मिसाल दे रहे बिल्कुल उसी तरह की है। मैं इसके इतराफ़ करता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि जो भी वाक़या हुआ है बन्नू का, ये बड़ा शर्मनाक वाक़या है। हमारी हुकूमत अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मेरा सवाल आज ये है फिर कि आपने कहा बिल्कुल हुकूमतें आती जाती रहती हैं, स्टेट्स कायम रहती हैं, बिल्कुल, मगर उन हुकूमतों का क्या करें जो रियासत को कमज़ोर करती हैं, रियासती ढांचे को कमज़ोर करती हैं, स्टेट मशीनरी को कमज़ोर करती हैं, उनका क्या कीजिए सदीकुल फारूक साहब? देखिए जी, बिल्कुल उनकी तो अकाउंटेबिलिटी है। एक मैं बुनियादी बात कहूँ, ये जो आपने बन्नू की जेल की बात की है, ये इंटेलिजेंस की भी नाकामी है और ये इंतजामी नाकामी है। अगर कहीं मंसूबा ये बन रहा था, जैसे आपने अफगानिस्तान में कहा, हर जगह फौज ये 2, 4, 5 महीने पहले ही बन रहा होगा। पुलिस 3 घंटे लेट आई है। हाँ जी, हाँ जी, हर लेवल पे नाकामी। तो ये दोनों लिहाज से नाकामी है, बल्कि तीसरी नाकामी आप बता रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस के प्रॉब्लम है सारे। अब उसके बाद आपने खुद बता दिया, दूसरी तरफ अगर आप आए कि इंडिया हमारे साथ है, हम बड़ी इस्लाम की बात करते हैं और हम बड़े उसूल की और अल्लाह रसूल की बात करते हैं। उस गैर मुस्लिम रियासत ने एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर एक जुबान बोलने वाले इलाके के 3 सूबे बना दिए। हम यहाँ इस तासुब के खिलाफ जो हमें अल्लाह रसूल ने कहा है उसके खिलाफ, और वो सैयद ज़ादा जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हूँ, वो खड़े होकर कहते हैं कि मुझे तो तासुब की बुनियाद पर सूबा चाहिए। जब यहाँ से ये सारी खराबियाँ आएंगी तो फिर उस रियासत का ढांचा तो बिगड़ेगा, ख़राब होगा। लिहाजा उसका करना यही होगा कि हमें आवाम को बेदार करना होगा,
आप मीडिया एक किरदार अदा कर रहे हो, आप आवाम को बेदार कर रहे हो, हकायक सामने ला रहे हो, और हमें इलेक्शन के जरिए अकाउंटेबिलिटी करनी है, हमें इंतखाबात और वोट्स। मुझे एक बात बताइए, हम तो बेदार कर रहे हैं, मगर बात आके ये बात छिड़ी कैसे सराइकी सूबे की, जनूबी पंजाब की? इसीलिए छिड़ी ना बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वजारत आला जो है वो शुरू तो होती है लाहौर से रहीम यार खान तक जाती है, मगर प्रैक्टिकल टर्म्स में अमली तौर पे साहिवाल से आगे जाती नहीं नजर आती। बार बार रोता है जनूबी पंजाब यही बार बार कि हमें नजरअंदाज किया गया है, तख्ते लाहौर की बात होती है। आप इसी बजट में ये जो बजट, तो ये खिदमात आपकी पूरे पंजाब तक क्यों नहीं फैली? पूरे पंजाब ये बात ना होती ना। जो बजट है पंजाब का, इस पंजाब के बजट में आप देख लीजिए कि इस इलाके के लिए, जिसे सराइकी इलाका कहते हैं, कितने फंड्स रखे गए हैं। लेकिन इससे भी हट जाए, ठीक सराइकी इलाके के लोग, खा वो लगारी साहब थे सदर, खा ये हजरत स्पीकर थे इससे पहले, इनकी हुकूमत रही है, इन्होंने खुद इस इलाके के लिए क्या किया है? असल मसला तो ये है ना कि फंड्स का बहाव उस तरफ हो, लेकिन अगर आप इस बहाव को उस तरफ करने की बजाय और करप्शन को रोकने की बजाय और मजीद फंड्स जनरेट करने की बजाय और उन लोगों के मसाइल हल करने की बजाय उन लोगों को तासुब में इसलिए कर रहे हो कि आप इंतजामी बुनियादों पर नाकाम हो, आप चूंकि यहाँ सफाई सुथराई देने में नाकाम हो, आप आइन पर अमल दरामद करने में नाकाम हो, आप लोगों को इंसाफ देने में नाकाम हो। अब आपने एक दूसरा चोला पहन लिया है और लोगों की जज्बात से खेल के फिर आप वोट उनसे लेना चाहते हो, तो ये नहीं होगा। देखें, एक चीज़ मैं बता दूं, वाकई के सरदार या कोई पीर साहब तरक्की की राह में रुकावट होते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जिसमें आपने एक पीराने तरीक़त को देखा, अगर वो उस इलाके के लिए कुछ अच्छा सा काम कर रहा है तो बजाय इसके कि वो ले रहा है, इस दफ़ा दे रहा है, तो फिर आप इस वज़ीर आज़म को मान तो पीराने तरीक़त जो है वो कोई सफाई साफ सुथरा काम करे ना। बेटा क्या कर रहा है, वालिद साहब क्या कर रहे हैं, ये एक लम्हा सुने, आप भी आयतुल्लाह है माशाल्लाह। एक जुमला देखिए, ये पीराने तरीक़त अगर तकवे की बात करें, अगर ईमानदारी की बात करें, अमानत की बात करें, दयानत की बात करें, इंसाफ की बात करें, सब लोगों से बराबर के सलूक की बात करें, तो मैं इनका मुरीद बनता हूं। अभी आप इसके मुरीद अभी बनेंगे। देखिए मैं बता दूं आपको, इसके ऐसी चीज़ है कि इल्ज़ाम तराशी 18 करोड़ नहीं 20 करोड़ आवाम पर आप लगा, ये इल्ज़ाम है सर, एक साबित कुछ नहीं कर सकते आप पोलिटिकली। मैं आपको जब आप टीमें तब्दील करोगे तफ्तीशी, जब आप लोगों को आगे पीछे करेंगे। अब आपने बता दिया, सिर्फ एक सीनियर साथी हैं, सिर्फ ये सुने कि मैं आपका पूरा एहतराम करते हुए सिर्फ ये अर्ज करूंगा, जब आप तफ्तीश नहीं होने देंगे, जब आप तहकीक नहीं होने देंगे, जब आप करप्ट को अदालत के सामने पेश नहीं होने देंगे, आप ऐलान करेंगे मैं तौहीन अदालत करूंगा और जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैंने मानना नहीं अदालत का हुक्म, तो फिर क्या होगा? देखिए सर, अब पूरे कौम आपके सामने है कि जिसके मुतालिक आप कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं माना, वो अदालत में 2 दफ़ा पेश हुआ, वज़ीर आज़म की हैसियत से पेश हुआ। अब आप कैसे कहते हैं कि पेश हुआ, माना नहीं? देखिए, आप अदालत ने मनवाया नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पेश। अदालत के पास फौज है, जो पुलिस है। नहीं, देखिए एक दो चीज़ों का, वज़ीर आज़म ने एहतराम अदालत में अपने आप को पेश किया, अपने बेटे को पेश किया, अगले बेटे को पेश करके, वो जो भी आपके पास जो आप उसके बेटे के मुताबिक इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, आप वो मेरे साथ साइंटिफिक तरीके से बैठ जाएं, मैं रेट आज का आपको बता दूं, जिसके मुताबिक आप अरबों रुपए का लगा रहे हो, उसका आज का 3800 3840। ये डिस्कशन है नहीं, मगर अब्दुल कादिर गिलानी एक्विट हो चुके हैं और मूसा गिलानी के ऊपर अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अब मैं इल्ज़ाम लगाना अलग बात है, मैंने कहा कि 20 करोड़ अवाम एक दूसरे के इल्जाम के जद में हैं, मुजरिम कौन होता है बात उसकी करें, वज़ीर आज़म या उसका पूरा जो मैं कर रहा हूं पूछा जाएगा कि क्या इस मुल्क में, क्या वज़ीर आज़म ने ये ऐलान नहीं किया कि मैं तौहीन का इर्तिकाब करूंगा और जेल चला जाऊंगा? क्या नहीं कहा, क्या किसी और कंटेस्ट में, क्या इस मुल्क में मुजरिम वाकई बस अवाम ये जानने की कोशिश करेंगे? फैसल सब्ज़वारी साहब से भी अभी ये पूछना बाकी रह गया है कि वो क्यों एक बहुत मेजर स्टेप को ओवरलुक करते हुए सूबे बनाने के लिए एक लार्जर स्टेप की तरफ जा रहे हैं, सीधा नेशनल असेंबली की तरफ, बिकॉज अभी बैनर्स फिर लगना शुरू हो गए हैं सिंध के अंदर, कराची के अंदर ही। आपको छोटे से वक्फे के बाद आगाह करेंगे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम बात करें सराइकी सूबे की, सराइकी स्पीकिंग लोगों की, तो 2-3 ज़िले सिंध के चले जाते हैं, तकरीबन 12 ज़िले पंजाब से चले जाते हैं, 2 चले जाते हैं बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से चला जाता है 1,
यानी कि सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान के दिल के अंदर ये गाड़ा जाएगा नया सूबा, अगर आपने सराय की स्पीकिंग पे ही बात करनी है, विच इज़ डेंजरस ऑल टुगेदर। मैं फैसल साहब आपकी जानिब आती हूँ। हज़ारा भी एक एथनिक और नस्ली मूवमेंट बन चुकी है, लसानी जंग एक बलोचिस्तान में भी छिड़ने का खौफ है। अगस्त 2010 में ANP ने भी कहा था कि बलोचिस्तान में जनूबी पख्तूनख्वा बना दो। सो वेयर इज गोइंग टू स्टॉप? आपके अपने सूबे में मुहाजिर सूबे के बैनर्स लगते चले जाते हैं। देखिए, अगर सेंस ऑफ डेप्रिवेशन रहेगा, मरकज़ के साथ एहसास बेगानगी अगर बढ़ता रहेगा लोगों का, जो जिनकी मेजर वॉइसेस नहीं हैं अपने अपने फेडरेटिंग यूनिट्स में, तो ये नारे लगते रहेंगे और ये आवाज़ें आती रहेंगी। आप सिर्फ सूबों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ की बात बताऊं कि यस, यहाँ पर पोस्टर्स भी लग रहे हैं, नक्शे भी लग रहे हैं, बैनर्स भी लग रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं मुहाजिर सूबे के हवाले से। वो कि ये नई बात नहीं है। मैंने जब से आँख खोली है, बल्कि शायद मेरी पैदाइश से पहले से ही यहाँ पर इस तरह के एक सूबे की कोई तहरीक चलती रही है, लेकिन वो बैक बर्नर पर चली गई। मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनी, हम आए, MQM। फैसल साहब एक सवाल पूछूं? तो जी फैसल साहब, आपका जो हल है आपकी जमात का, वो ना किसी से उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है कि प्रोविंशियल असेंबली को बाईपास कर दो सीधा। ये किस तरह का हल है? या तो आप कहते हैं ना कमीशन बनाओ, या कहते सब सर जोड़ के बैठो, या आप कहते एक ही दफा पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर डिवाइड करो। आई मीन एनी ऑफ दैट वुड बी डाइजेस्टेबल। चलिए, मैं वो काइंडली अलाउ मी टू कंप्लीट माय अर्लियर आर्ग्यूमेंट एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर क्वेरी ऑफ योर्स। उसमें जो मैं आपसे बात कह रहा था कि ये जो यहाँ सूबे के हवाले से जो चीज़ें यहाँ कराची के हवाले से बताई जा रही हैं मुहाजिर सूबे के, हैरत की बात मुझे सिर्फ और सिर्फ ये होती है, गो कि मैंने भी, मेरी जमात ने भी सिंध असम्बली में खड़े होकर भी इसकी ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि मजम्मत की। लेकिन इसी शहर कराची में, पाकिस्तान के माशी कैपिटल में, सिंध की पाकिस्तान से जोग्राफियाई तकसीम के लिए रेफरेंडम कराने की बातें की गई और दीवारों पे नारे तहरीर हैं, और उसके हवाले से ना तो कोई सिंध असम्बली में आवाज़ मैंने सुनी और ना ही मीडिया पे कोई वॉइस। लेकिन खैर, भारत कमिंग बैक टू योर क्वेरी कि मैंने कैसा हल तजवीज़ किया। देखिए, वो कहते हैं कि वो कल शायद सुप्रीम कोर्ट में भी एतजाज़ साहब ने कोई इसी तरह की बात की थी कि आप अपने मामले के खुद ही मुनसिफ नहीं हो सकते। इसीलिए सूबाई असम्बलियों में के पास जो इख्तियार है, जो हमारी दानिश में, और हम गलत हो सकते हैं, मुकम्मल तौर पर भी गलत हो सकते हैं। अच्छा, अब बस कम है तो मैं यही बात जल्दी से इसके ऊपर बस एक मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं जरा इस पे बात करना चाहता हूं। एक मिनट अगर आप मुझे दें, क्योंकि आपने खत्म की प्लीज। तो बस ये कहूँगा कि देखिए, हमने तजवीज़ ये की है कि जैसे सूबा पंजाब है मिसाल के तौर पर, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव तकसीम की हम बात करें, अपेरेंटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सूबा पंजाब की सूबाई असम्बली अपनी ही सूबे की इंतज़ामी या किसी भी बुनियाद पर तकसीम के हवाले से 2/3 अक्सरियत के साथ फैसला करे। तो हमने ये इख्तियार पार्लियामेंट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है। लेकिन अगर मैंने गलत तजवीज़ की है, अगर मैंने उसको गलत तजवीज़ की, आप दूसरा कर दीजिए। ओरिजिनल जो आर्टिकल 239 है, इसका सब क्लास 4 है। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इत्तेफाक राय से जो आर्टिकल रखा है कि सूबा जो खुद है, सूबाई असम्बली, उसके पास ही वीटो पावर रहेगी। यही स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यही इस मुल्क के मफाद में है। जी अच्छा। जब कोई आदमी सूबे से ये इख्तियार लेना चाहेगा तो इसका मतलब है सूबों को डिप्राइव करना चाहता है इस इख्तियार से। कोई बिल्कुल ये सूबे के पास जो सूबे से इख्तियार छीनने वाले हैं, वो इस सूबे ही नहीं, फेडरेशन के भी दोस्त नहीं है। लिहाजा सूबे से इख्तियार छीनने की ANP ने कहा है, हम भी इसकी इंशाल्लाह मुज़ाहमत। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल खान साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। आप ही के अपने सूबे में 2 तहरीकें छिड़ गई हैं, हजारा की भी और अब सराइकी की भी। मैं बस, मुझे मुख्तसर ये जवाब दे दीजिए बस कि अब इसका हल किस तरह निकलेगा। साथ बैठ के सराय की सूबा तो शायद पीपल्स पार्टी बना ले, कभी आपका हाथ मोड़ लेती है, कभी MQM को प्यार करके मना लेती है, बाकी पूरे मुल्क का गवर्नेंस इशू कैसे सॉल्व होगा? मुख्तसर जवाब प्लीज। देखिए मेहर, एक आईन, मैंने जिस तरह पहले जिस तरह बात की थी कि आईन के अंदर रहते हुए आईन में कोई भी ऐसा शक नहीं है कि आप सूबाई असम्बली से इख्तियार ले ले, तब लेगा जब आपका पूरा आईन को चेंज करना होगा। एक जो रेफरेंडम की बात है वो एक जगह पे है, और वो है ट्राइबल एरिया के लिए, और वो भी जब प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करेगा उसके बाद, वो उसमें असम्बली के ताल्लुक नहीं है।
जिन पार्लियामेंट का ताल्लुक है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट करेगा और फिर ट्राइबल एरिया के आवाम से रेफरेंडम के जरिए पूछेगा कि वो क्या चाहते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ख्वाहिशात हर जगह पे होती है, ख्वाहिशात हर एक का हो सकता है, लेकिन ख्वाहिशात के तकमील के लिए आईनी रास्ता हमें इख्तियार करना होगा और वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ख्वाहिश को खबर बनाना चाहिए कि नहीं, इसका फैसला तो आप करेंगे अगले बड़े रेफरेंडम में, यानी कि इलेक्शन। कौन सियासी नारा मार रहा है और कौन हथियार के तौर पे अपने नारों को इस्तेमाल कर रहा है, गौर से इसका फैसला कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।